संगीत की मूलतः जितने हिस्से माने जाते हैं, जागर हुआ, ऋतुरैन हुआ, झोड़ा, चांचरी, न्योली, लेकिन ये हमारे अल्मोड़ा, नैनीताल इस क्षेत्र का, और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में अल्मोड़े में भी शामिल है, वो अल्मोड़े में भी आता है वो हिस्सा। वीर गाथा गायन एक अलग शैली है जिसमें ख़ास तौर पर झुसिया दमाई का जिक्र मैं अधिकतर आप लोगों के बीच में करता रहता हूँ, तो वो अलग सी विधा है। और लोक में पूरा समेटा जाए तो हमारे संस्कार गीत उसी में शामिल हुए, महिलाओं का संगीत उसी में शामिल हुआ। तो इसलिए उसको निश्चित आप एक फ्रेम के भीतर तो बांध नहीं सकते हैं, लोक ही प्रवाहमान हुआ, वो नाम ही लोक हुआ उसका। तो लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो हम हिस्से कर सकते हैं, इस किस्म से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कौन कौन से लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? लोक वाद्य में भी ऐसा है बाबा कि बहुत से लोक वाद्य तो अब लुप्त प्राय हो गए हैं। जैसे बिड़ाई बहुत कम सुनने को मिलती है, जौलिया मुरुली, हुड़का, डोर। डोर भी हमारे दो साथ में, गढ़वाल और कुमाऊं के दो साथ में तो डोर का चलन, राही जी तो बहुत अच्छा डोर बजाते हैं। ढोल, नगारा, दमुआ, मशकबीन भी आई हमारे वहाँ, स्वीकार कर ली गई वो भी, क्योंकि वो हमारा वाद्य नहीं है, लेकिन उसको हमारे जैसे हारमोनियम स्वीकार कर लिया, ऐसे ही मशकबीन भी स्वीकार कर ली। सरंगी का एक स्वरूप भी है जो हमारे असली जो ऋतुरैन गाने वाले जो लोग थे पहले, अब तो वो पूरा ही समापन की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है वो विधापुरी, वो सरंगी का भी प्रयोग करते थे। तो मोटा मोटी हमारे वाद्य यंत्रों का ऐसा एक खाका बनता है। ताल वाद्य भी यहाँ मौजूद हैं, सुर देने वाले वाद्य भी यहाँ मौजूद हैं, और एकांत के लिए सर्वाधिक जो प्रचलित रहा वो जौलिया मुरुली रहा। दो बांसुरियाँ एक साथ बजती हैं, उनमें प्रभाव उसका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मौनों का बौछुट उड़ रहा हो, मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा हो। ये उसकी टोटलिटी में इमेज बनती है उस म्यूजिक की, और बड़ा खूबसूरत बनता है। उसके साथ अगर बिनाई मिल गई तो आप गदगद हो जाएंगे उस संगीत से। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ की जो लोक कला संस्कृति है, इसको लोग धीरे धीरे बिसर रहे हैं, तो क्या इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है? ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न किया आपने, क्योंकि यहीं का लोक संगीत नहीं, पूरे देश का ही लोक संगीत संकट में है। तो ये तो पूरे विश्व का संकट है इस समय। सांस्कृतिक उथल पुथल तो पूरे विश्व के स्तर पर हो रही है ना। और जब दुनिया को हड़पने वाले लोग चोट करते हैं तो पहली चोट वो आपकी संस्कृति पर करते हैं, इसलिए की संस्कृतियों पर चोट हो रही है। हम अलग से उसके कोई हमारे ये पर्वतीय अंचल की ही संस्कृति पर चोट हो रही है ऐसा कहना नहीं है, बल्कि समग्र रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा देश ही हमारे इस उसमें जा रहा है। और विश्व के स्तर पर देखेंगे तो जितने कम विकसित देश जितने हैं, उन सारों की संस्कृति के ऊपर संकट गहराया हुआ है। अच्छा, ये कि हमारा जो प्रवासी समाज है वो यहाँ की कला संस्कृति को लेकर चिंतित है, कई तरह से कार्य कर रहा है यहाँ के उत्थान के लिए, लेकिन जो यहाँ का वर्ग है, जो यहाँ का नागरिक है, वो यहाँ की संस्कृति तो उदासीन नजर आता है। ऐसा क्यों है? ये भी फिर तुमने वही उसी के नज़दीक का प्रश्न कर दिया, क्योंकि असल में जो राज्य की भी मांग जो आई है तो उसमें कुछ हिस्सा हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी है। पूरा का पूरा आपने राज्य केवल सांस्कृतिक पहचान के लिए तो नहीं मांगा, लेकिन सांस्कृतिक पहचान का संकट भी उस राज्य की मांग के भीतर निहित है। अब जब यहाँ लोग ही नहीं हैं, आपकी जवानी ही आपके पहाड़ में नहीं है, तो संस्कृति कहाँ से आएगी? संस्कृति तो आदमी की होती है ना। तो पहाड़ में तो आप तो गांव-गांव घूम करके आ रही हो, या तो घरों में ताले लटके हैं, या बुढ़िया टूटी कमर की बुढ़िया बैठी हुई है, या बच्चा है। बीज का जो हमारा बीज की पीढ़ी जो है वो तो सब गायब है पहाड़ से। तो कौन उस संस्कृति और रुझान का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी
कई हिस्से अभी ऐसे हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं, वो आपको जीवित मिलेंगे। जिनका रिश्ता आस्थाओं से जुड़ा हुआ, जिन 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 लोक की धरोहरों का रिश्ता आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, वो आपको आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जीवित मिलेंगे। और हमारे जो प्रवासी बंधु हैं, चूँकि वो जागरूक हो जाते हैं, देशकाल परिस्थितियों का संयोग ऐसा बनता है कि उनकी जानकारियाँ बढ़ती जाती हैं, इसलिए वो अपनी मिट्टी की ओर आदमी का आकर्षित होना स्वाभाविक है। अपनी जड़ें तो आदमी तलाशता ही, अंततः तो हम सभी की तलाश एक ही रहती है कि हम अपनी जड़ें खोजें कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारी कौन सी मिट्टी हमारे रगों में, हमारे शरीर में, इस काया में चल रही है, किन का अंश हमारे पास है। तो ये तलाश तो सबकी रहती है, और यही हमारे प्रवासियों को प्रेरित करने का एक कारण भी है, जो गंभीर रूप से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। प्रवासी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई नाम ऐसे मैं आपके सामने ले सकता हूँ, जिन लोगों ने माने पहाड़ से दूर रहते हुए भी, यानी यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ कि साहब उतना पहाड़ में हम पहाड़ को नहीं दे पाए, और उसमें अब उस शख्स का नाम लेने में तो मुझे कोई हिचक ही नहीं है, जितना वो हिंदी में पहाड़ दे गया शैलेश मटियानी। उसने हिंदी में ऐसा पहाड़ पेश किया जैसा हम पहाड़ में पहाड़ पेश नहीं कर सकते। तो माने मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे दिग्गज भी यहाँ इस धारा में, इस क्षेत्र में पैदा हुए। अब एक कर दिया, अभी पंक्तियाँ याद आती हैं और बड़ी श्रद्धा से मैं उन पंक्तियों को कहना चाहता हूँ। गीत की गुर्जरी प्राण के खेत में। देखिए साहब, आज से कितने साल पहले शैलेश ने ये चार पंक्तियां कह दी हैं। गीत की गुर्जरी प्राण के खेत में, दर्द के बीज कुछ इस तरह बो गई, सांस जो भी उगी चोट खाई उगी, जिंदगी क्या हुई मौत ही हो गई। ये है साहब देन, देखिए आप। अब कहाँ उपन्यासकार, लेकिन उसका काव्य रूप देखिए। मेरा बड़ा मन है, ये मुझे पीछे ज्ञात हुआ, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको गाकर शैलेश दा को सुनाता। वो आकांक्षा मेरी पूरी नहीं हुई, शैलेश दा चल दिए बीच में। तो ये वानगी है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का आकर्षण, लोगों ने विस्तार, लोगों ने नए नए क्षितिज इस अंचल के अलग अलग क्षेत्रों में खोलते रहे और खोले हैं। बहुत सुंदर काम भी हुआ है। ये बताइए कि कुमाऊं की होली बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ की होली के बारे में कुछ बताइए। बाबा, यहाँ होली के मेरे विचार से 3 रूप प्रसिद्ध हैं। एक महिलाओं की होली है, उसका एक अलग अपना खांचा है। वो ढोलक पर गाई जाती है, मजीरा और ढोलक पर। उसमें खड़ी होलियों की तरह नगारे, दमुएं और बड़े ढोल शामिल नहीं होते, छोटी ढोलक शामिल होती है, मजीरे की खनक के साथ होती है। और उसमें स्वांगों का भी हिस्सा बहुत होता है महिलाओं की होली में। और उसकी महिलाओं की होली पर एक अलग से ही एक अध्याय बन जाता है, अगर आप गंभीरता से उधर जाने की कोशिश करें, पूरा विश्लेषण करना चाहें। एक स्वरूप पुरुषों की खड़ी होली का है, जो ग्रामीण अंचल में प्रचलित है, जिसका अपना एक स्वरूप निर्मित है, ऐसी बात नहीं है। उसका अपना, उसकी लिरिक अपनी है, उसकी गीतात्मकता अपनी है। जैसे उदाहरण के लिए तुमको बताऊं मैं, उसकी धुन अपनी। मेरी नाथा गढ़ी दे छैला सुनारा, मेरी नाथा गढ़ी दे छैला वे। काव्य कुमाऊनी, संगीत कुमाऊनी, मतलब पुरांचली, तो उसका अपना एक स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है जो अक्सर हमारे वहाँ सुनने को मिलता है शहरी अंचल में, वो है बैठ होली का स्वरूप। वो राग रागिनियों में, शुद्ध राग रागिनियाँ तो नहीं हैं, लेकिन राग रागिनियों में निबद्ध माना जाता है उनको। और वो पूस के एतवार से उसकी शुरुआत मान ली जाती है। वो बैठकर बाकायदा हारमोनियम तबले के साथ, शहरी क्षेत्र में अधिकतर, वैसे गंगोली हाट में भी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है, ये आपके मोना वगैरह, ये चंपावत ज़िले में, इसमें भी बैठ होलियाँ होती हैं। और बहुत अच्छी तरह से उनका प्रदर्शन होता है, गायन होता है। लेकिन ग्रामीण अंचल की जो शुद्ध हमारी खड़ी होली है,
उसका भी अपना एक अलग स्वरूप है। तो इस तरह से 3 रूपों में हमको होली यहाँ दिखाई देती है मोटा मोटी। फिर उसके खाने करोगे तो गंगोली हाट की होली का अपना एक स्टाइल बन जाएगा, चौखुटिया गेवाड़ की तरफ का होली का अपना एक लटका है, चंपावत की होली का अपना एक लटका। होलियों के भीतर फिर बंजारी होलियां हैं। जब होली का जुलूस मूव करता है तो उस समय वो अरे अफ बन जारो बन जगयो बन जैरो छो अगनानी बुलगाय पिया बन जैरो छो। तो ये जो जिससे चलने में आपको सहूलियत मिले, सांस कम फूले, जोर कम लगे गाने में, इस किस्म के अलग अलग खाने फिर बनते चले जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी हम 3 रूपों में होली को बांटते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तरांचल में प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ पर विकास की गति काफ़ी धीमी है, इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आता है? विजन जो नियंता लोग जो हैं, जिन्होंने प्रदेश चलाना है, जब तक उनके पास विजन नहीं होगा, कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं होगी, संसाधनों से कोई इलाका संपन्न होने भर से संपन्न नहीं हो जाता ना। संसाधनों से तो सर्वाधिक संपन्न इलाका ये बिहार का क्या कौन सा राज्य हुआ हमारा जो नया बना है अब बिहार में? झारखंड सर्वाधिक काले हीरे से संपन्न था और सर्वाधिक भिखारी मतलब वो गरीबी वहीं थी। तो संसाधन संपन्न होने भर से नहीं होगा, उन संसाधनों का आप उपयोग कैसा कर रहे हैं उसके बारे में जो नियंता लोग हैं, जो जिन्होंने उस सारे काम को कराना है, उनका विज़न क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है। तो जब तक वो नहीं बनेगा संसाधन आप तो आपके पड़े रह जाएंगे। पानी को रोक थोड़ी जा सकते हैं, उसका स्वभाव है, उनके नीचे को जाएगा। तो पानी का उपयोग तो आपको करना है ना। अब वो किसने करना है? जिसके पानी के बारे में सोच होगा। तो इसलिए खाली संसाधन मात्र से नहीं होगा बाबा। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद कुछ संभावना नजर आती है विकास की? मांग तो राज्य की इसीलिए हुई थी, मूलतः तो इसलिए हुई थी कि भाई ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के साथ शामिल था और इसकी अपनी भौगोलिक स्थितियां भिन्न थी मैदानी इलाके से, इसलिए इस राज्य की डिमांड हुई थी। पर वर्तमान में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो मुझे तो ये लगता है कि शायद जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई खाका इन लोगों के मानस में पर्वतीय राज्य का अलग से नहीं है। ऐसा है साहब, हिमालय सिर्फ उत्तराखंड की या हमारे और हिमालयी अंचलों की संपत्ति नहीं है, ये तो विश्व की नीति है। हिमालय के लिए तो आपको एक नीति बनानी चाहिए पूरी, जिस नीति के तहत हिमालय को सुरक्षित रखना आप दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी नहीं है, एशियाई के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें तो आपको पूरे हिमालयी बेल्ट के लिए एक सोच होना चाहिए। जब इतना विस्तृत आपका चिंतन का फलक बनेगा तब आपके हिमालयी अंचल कहीं प्रस्फुटित हो पाएंगे। उनकी संपन्नता इस बात पर भी निर्भर करती है, ऐसा मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।